हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 20.2 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 28 है अ लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट है अ लाइन सेगमेंट ए बी थ्रू अ पॉइंट ए 2,0। एक पॉइंट दिया है, एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसमें ए पॉइंट दिया हुआ है 2,0। ठीक है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज रोटेटेड अबाउट ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो यहाँ पे हमें एक फोटो बनाना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है 2,0, इसको देखने से लग रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है। ठीक है ना, तो जरूर ये एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट होगा। तो यहाँ पे एक फोटो बनाते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक पॉइंट है ए, ये ओरिजिन हो जाएगा। एक पॉइंट है ए 2,0, तो यहाँ पे रख लेते हैं वो पॉइंट, ये रहा 2,0, यही वो पॉइंट है 2,0 और इसी पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम ए है। अब यहाँ से है एक लाइन पास कर रहा है जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे 30 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है रोटेटेड अबाउट ए। अच्छा, इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट ए है, इसी पॉइंट से ये लाइन रोटेट कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है। ठीक है ना, कितना मूव करता है? 15 डिग्री, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। अच्छा, इस लाइन से इस ये जो लाइन है ये हमारा 15 डिग्री मूव कर जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो घड़ी ऐसे घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा। इसका मतलब इस लाइन को, ये जो हमारा ये लाइन है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से मूव करा देंगे ऐसे, और ए पॉइंट को फिक्स रखेंगे। ठीक है ना, इस तरह से मूव कराना है। कितना मूव कराना है? 15 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग 15 डिग्री मूव करा देते हैं। ठीक है, तो मान लिए 15 डिग्री मूव कराने के बाद यहाँ पे आ गया, तो ये लाइन कुछ इस तरह का हो गया। ठीक है, तो 15 डिग्री हमने इसको मूव करा दिया, सही ना। तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल है 15 डिग्री, ये एंगल है 15 डिग्री। तो टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक का एंगल बोला जाए तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये 30 और ये 15, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला है? ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, है ना। एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे ए है और इस पे एक पॉइंट बी कर लेते हैं। चलो यहाँ पे ले लेते हैं बी। अब ये हो गया एक लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, इसको मूव कराने के बाद बी जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया होगा। तो उस बी पॉइंट का नया कोऑर्डिनेट हमें निकालना है ना। इफ सी बी द न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट बी। अच्छा, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है कि 2 प्लस रूट 3 कॉमा 1 है, 2 प्लस रूट 3 कॉमा 1, ये हमारा बी का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इसका जो न्यू पोजीशन होगा, है ना, जब इस लाइन को इस तरह से मूव किए होंगे तो बी अपना पोजीशन चेंज किया होगा। तो जो पोजीशन जब चेंज किया होगा तो उस कोऑर्डिनेट का नाम इसने सी रखा है। ठीक है ना, इस कोऑर्डिनेट का नाम सी। तो पूछा जा रहा है इसी सी कोऑर्डिनेट का आप सी कोऑर्डिनेट निकालिए। ठीक है ना, हमें सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, न्यू पोजीशन में जो पॉइंट आया इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इस पे बात करते हैं। देखो ये जो हमारा पॉइंट बी दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, है ना, किसी भी पॉइंट के बारे में जानना हो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। तो ये जो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 2 प्लस रूट 3, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से ऑरिजिन से, तो ये मैं मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ऑरिजिन से ये जो दूरी होगा कितना हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। कहाँ तक? फुट ऑफ परपेंडिकुलर की दूरी। ठीक है, पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैंने बोला था इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ तक आ गया 2 प्लस रूट 3। अच्छा, इस पॉइंट का जो एक कोऑर्डिनेट 2 है, इसका मतलब यहाँ से ये लेंथ 2 होगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक लेंथ 2 होगा। ठीक है जी। अच्छा, इस पॉइंट बी का जो वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसका मतलब ये हाइट 1 हो जाएगा, यहाँ से ये हाइट हो जाएगा 1। ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे ये जो ए है और बी है, ए बी का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कि ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट है 2√3, 1, बी पॉइंट है 2 + √3, 1। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो ये 2 + √3, ये 2 है, तो डिफरेंस हो जाएगा √3 का, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस फिर 0 1 डिफरेंस 1 का, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा √4 और इसको हम बोल देंगे 2, यानी ए बी का जो लेंथ है, ए बी का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 2 है, ठीक है। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही ये पॉइंट ये सी पे आया तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहाँ से हम लोग अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एक अच्छे से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ किए इसका कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं एम और ये नाम देते हैं एन, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया ए सी एन, एक ट्राइंगल आ गया, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे हमें ए सी का लेंथ पता है, क्योंकि ए बी की जो लेंथ है ना, ए बी जो लाइन सेगमेंट था इसी को हमने मूव कराया, तो ए बी लाइन सेगमेंट का जो लेंथ पहले 2 था, ए बी का लेंथ 2 था, तो अभी भी ए सी का लेंथ 2 हो जाएगा, क्योंकि ए बी को ही मूव कराया यहाँ पे। सिर्फ पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, इसका जो लंबाई है ए बी सेम लंबाई रहेगा ए सी का, तो इसका मतलब ए बी और ए सी की लंबाई सेम होगा, इसी की लंबाई ए सी के बराबर होगा, तो ए सी की लंबाई कितना हो गया 2 हो गया, इसकी लंबाई भी 2 हो गया, ठीक है। अच्छा अब हमें निकालना क्या है, देखो अगर हम लोग सी एन का लेंथ निकाल लें, सी एन का लेंथ, तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का हाइट पता चल जाएगा, तो एक्स एक्सिस से जो पॉइंट का हाइट होता है वही इसका वाई कोऑर्डिनेट बताता है, और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ओरिजिन से यहाँ तक का लेंथ निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकाल लें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ दिया हुआ, अगर ये भी लेंथ निकाल लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, ये लेंथ निकाल लेंगे तो 2 में ऐड कर देंगे तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये कितना एंगल हो गया, अगर हम लोग इस ट्राइंगल सी ए एन पे बात करें, है ना, इन ट्राइंगल सी ए एन, इन ट्राइंगल सी एन ए कर लेते हैं, है ना, सी एन ए में देख लो, सी एन और ए में ये जो एंगल ए है ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। हम लोग इस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि एंगल ए जो है 45 डिग्री हो गया, कैसे 30 + 15 करके, 30 + 15 कर देंगे पूरा एंगल 45 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सी एन ए हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें राइट एंगल कौन सा है, एंगल एन = 90 है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे हाइपोटेनस दिया हुआ है और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल सकते हैं, तो हम क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है तो साइन लगा देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे साइन ए = है ना, इन ट्राइंगल सी एन ए में साइन ए निकाल रहे हैं, तो साइन ए का मतलब यहाँ पे साइन 45 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री = इसके सामने वाला ये P और ये H, तो P की जगह CN रखेंगे और H की जगह हम लोग क्या रख देंगे 2, तो साइन 45 1/√2 होता है =CN/2 हो जाएगा, और CN का लेंथ निकालना हो तो ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2/√2 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा √2 बचेगा, इससे ये कटेगा क्या बच जाएगा √2, तो CN की लंबाई आ गया √2, तो ये जो CN का लेंथ है वो √2 है, इसका मतलब ये हुआ इस C पॉइंट का जो Y कोऑर्डिनेट है वो √2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें X कोऑर्डिनेट निकालना है, तो अब देखो आपको ये पता है कि जैसे ही ये हुआ 45 डिग्री तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, तो ये CN अगर √2 आया तो ये भी क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि CN = क्या लिख देंगे AN, क्यों, ये जो CN है और AN देखने से तो नहीं लग रहा बराबर है लेकिन है बराबर, क्यों, क्योंकि ये 45 डिग्री है। आपको पता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल है, एक अगर 45 डिग्री हो जाए और ये 90 है तो डेफिनेटली ये 45 हो जाएगा, और अगर ये दोनों एंगल 45 यानी दोनों एंगल सेम है तो ये साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा।
उसी तरह से देखो ये 45 है तो डेफिनेटली ये 45 होगा, क्योंकि ये 90 है, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे जैसे ये आया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सी एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू कितना √2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि सी एन है ट्राइंगल सी एन ए इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है ना, आइसोसेलेस स्लेस ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर √2 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ √2 आ गया है, तो ओरिजिन से यहाँ तक का लेंथ होगा वो 2√2 हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ओ एन की जो लंबाई है, ओ से लेके एन तक की जो लंबाई है वो 2 + √2 हो जाएगा। तो ओ से लेके एन तक का जो लेंथ है वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2 + √2 आ जाएगा, 2 + √2। तो हम लोग बोल देंगे कि न्यू पोजीशन, न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज क्या आ जाएगा सी, कितना आएगा 2 + √2 और कॉमा √2, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल सही है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे आप देखोगे कि जो पॉइंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी का यूज हो रहा है और डिस्टेंस फार्मूले का बस। तो यानी कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट क्लास था मेरा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने वहाँ भी बोला था कि पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होगा। अब देखो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, द पॉइंट 1, -2 इज रिफ्लेक्टेड। एक पॉइंट है 1, -2, द पॉइंट 1, -2 इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस एंड देन ट्रांसलेटेड पैरेलल टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द न्यू पोजीशन। इसके लिए हमें फोटो बनाना पड़ेगा। देखो जो जो बोल रहा है उसका काम हम लोग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग एक वाई एक्सिस ले लेते हैं और ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट है 1, -2, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना। तो एक्स पॉजिटिव 1 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ये 1 है, और वाई नेगेटिव 2, तो 1 और ये 2 यहाँ ले लेते हैं। तो पॉइंट कुछ यहाँ पे मान लो, है ना, ये पॉइंट थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट है, कितना है 1, -2, ये पॉइंट है। क्वेश्चन वालों ने ये बोला द पॉइंट 1, -2 इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। जैसे देखो ये पॉइंट है ना, तो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस आपके लिए समझो कि मिरर है, तो मिरर है तो एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल इसके अपोजिट साइड यहाँ बनाएगा। जितने दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे इमेज बनता है पीछे, है ना। तो इतने दूरी पे ये, तो यहाँ पे आएगा इसका रिफ्लेक्शन, तो ये आ जाए कितना। अब इसका कोऑर्डिनेट आप सोचो क्या होगा, तो देखो ये जो पॉइंट था ये पॉइंट एक्स एक्सिस से बिलो है, एक्स एक्सिस से बिलो है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका -2 है, माइनस इसलिए है चूंकि बिलो है, और ये एक्स एक्सिस से ऊपर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव में क्योंकि ये ऊपर है एक्स एक्सिस से। अच्छा ओरिजिन से ये दूरी कितना है, ये दूरी 1 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 आएगा, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 1, 2। तो इस पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ ये आ गया। फिर क्या बोलता है रिफ्लेक्टेड थ्रू द एक्स एक्सिस, हाँ अब बोलता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। अच्छा ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट है, रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, ये क्या है, ये जो है एक्स एक्सिस एंड देन ट्रांसलेटेड पैरेलल टू द पॉइंट इन द न्यू पोजीशन। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया कि ये जो पॉइंट है जब एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये है तो इसके पैरेलल 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा, 3 यूनिट, तो यहाँ से 3 यूनिट आगे जाएगा। ठीक है, तो ये 3 यूनिट मान लो यहाँ पे आ गया, तो इस पॉइंट का नाम उसने बोला है न्यू पोजीशन पे सी। ठीक है, द पॉइंट 1, -2, हाँ ठीक है, तो हमारा ये न्यू पोजीशन वाला पॉइंट है, समझो ये बी है,
जो कि ए का रिफ्लेक्शन है, ए का रिफ्लेक्शन बी, और ये ट्रांसलेटेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस सी तक पहुंचा। तो पूछता है ये सी का कोऑर्डिनेट आप बताइए क्या होगा, है ना, सी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो सोचो कैसे निकालेंगे। तो देखो सी का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर हम लोग सी से परपेंडिकुलर डाल दें यहाँ पे, और यहाँ से बी से भी परपेंडिकुलर डालें, है ना, ये आपस में मेट करेगा इसको, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 3 यूनिट है, और 1 यूनिट ये यहाँ से यहाँ तक पहले से है, ये 1 यूनिट है ना, और ये कितना है 3 यूनिट, ये 3 यूनिट। तो इसका मतलब ये 1 है, तो 1 + 3 यानी कि ये पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सही है ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो जो इसका हाइट होगा, हाइट किसके 2 के बराबर ही रहेगा, तो इसका हाइट 2, तो बोलेंगे न्यू कोऑर्डिनेट, है ना। तो न्यू कोऑर्डिनेट कितना आ गया, न्यू कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितना आ गया 4, 2, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 था, 29, 4, 2 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखो ये सब बेसिक क्वेश्चंस है ना, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे लिखा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, और ए एंड बी 2 पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है 3,0 एंड 5,2, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी आ गया। इज रोटेटेड अबाउट ए, है ना, फिर से इसको रोटेट किया जाए इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है जी। देखो हमें पहले फोटो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये है हमारा, यहाँ ले लेते हैं ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब देखो पॉइंट ए है 3,0, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स एक्सिस पे ही होगा, तो एक्स एक्सिस पे 3,0 यहाँ पे ले लेते हैं कि ये हमारा 3,0 है। ये पॉइंट ए है जो है 3,0, और बी पॉइंट है 5,2, तो 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा 5 यहाँ पे आएगा, और (2) का मतलब हाइट 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे मान लो ये 2 हाइट है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये पॉइंट आ गया कितना बी, कोऑर्डिनेट क्या है 5,2, और ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो ए बी को ज्वाइन कर देते हैं, और ये एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, ठीक है। ये हमारा एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको रोटेट किया जा रहा है पॉइंट ए से। अच्छा, मतलब ये जो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है, तो ए के थ्रू इसको रोटेट किया जा रहा है। कितना रोटेट करते हैं 45 डिग्री, तो यहाँ से 45 डिग्री इसको रोटेट करेंगे। तो एक बार को हम ये चेक कर लेते हैं कि आखिर ये एंगल कितना होगा। ये एंगल तो हमें पता ही नहीं है, ये एंगल पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, तो देखो यहाँ पे आप पता कर सकते हो, ये पॉइंट कितना था 5 था, 5,0 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 ये पॉइंट 5 है, तो 5,0 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से अगर आप यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देखो, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है 5 है, तो गैप कितने का 2 का हो जाएगा। इसका हाइट कितना है, ये भी हाइट यहाँ पे 2 है। तो आपको एक काम की चीज़ें दिख गया क्या, कि यहाँ पे ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है उसमें ये 90 डिग्री है, और ये साइड इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल होगा, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। तो ये 90 है, तो बचा कितना 90, तो 90 का हाफ ये होगा, इसका मतलब ये पहले से ये 45 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 45। अब सोचो जरा, ए बी लाइन सेगमेंट को हम लोग 45 डिग्री रोटेट कराएंगे, तो जैसे ही अगला 45 रोटेट कराएंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये 45 है, अगला 45 रोटेट कराएंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो इसको रोटेट करा दिए, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया, तो ये बी इस तरह से मूव किया होगा, इस तरह, है ना। इसको जब हम इस तरह से मूव कराए होंगे तो ऐसा कुछ आया होगा, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि बी जो है न्यू पोजीशन पे जब आया है तो इसका कोऑर्डिनेट बताना है ना। पढ़ लेते हैं एक बार। रोटेटेड अबाउट ए इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, वो हमने रोटेट करा दिया, सो दैट बी गोज टू सी। अच्छा, बी चला जाता है सी पे, तो बी चला गया सी पे, है ना। अब कुछ बच्चा सोच रहा है सर यहाँ ना आएगा, नहीं,
जब ये रोटेट होगा तो इसका लेंथ तो इक्वल रहेगा ना, जो यहाँ पे लेंथ है वही लेंथ यहाँ रहेगा। तो बताओ ये लेंथ कितना है, तो हम लोग ए बी की लेंथ निकाल सकते हैं। तो ए बी की लंबाई कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 है तो 4 हो जाएगा, 0 और 2 फिर से 4 हो जाएगा, यानी कि √8 आएगा, तो यह आ जाएगा 2√2। इसका मतलब ए बी की जो लंबाई है वो 2√2 है, तो जब इसको रोटेट करेंगे तो भी इसका लंबाई 2√2 ही रहेगा, तो इसका लंबाई है कितना 2√2। तो इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 2√2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस से हाइट कितना है 2√2 है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट अभी पता नहीं है, हाँ पता चल गया, ये पॉइंट 3,0 है, तो ऑरिजिन से ये डिस्टेंस 3 है, तो इसका मतलब इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है, इफ डी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सी। अच्छा, डी जो एक पॉइंट है जो सी का रिफ्लेक्शन है, तो और किस पे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, इन वाई एक्सिस। अब देखो हमें पॉइंट सी नहीं निकालना था, हमें एक पॉइंट डी निकालना है, और वो पॉइंट डी जो है वो सी का रिफ्लेक्शन है किस पे, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस को आप मिरर समझो, आईना समझो, तो सी पॉइंट का जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा, है ना। तो इस साइड जब बनेगा तो मान लेते कि यहाँ पे आया, मान लेते यहाँ पे आया, तो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सोचो जब ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका जो हाइट है वो 2√2 है, तो इसका भी हाइट 2√2 रहेगा, तो इसका हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो ये इसका डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, ये आपका डी पॉइंट है, 3 -3, 2√2। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 था, -3, 2√2, ये बिल्कुल सही आंसर है, सही है ना। अगर इसमें अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग जो है कि इंस्टाग्राम पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है ना, देखो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ फॉलो कर लो, जो भी कोई दिक्कत हो आप मुझे वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, ये बेसिक क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा 20.2, बस 2-3 क्वेश्चन रह गया, सिंपल सिंपल। अब देखो अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें लिखा है इफ ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल एंड पी बी एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगल देन प्रूव दैट। कुछ चीज़ें में प्रूफ करना है। देखो हमें एक रेक्टेंगल लेना है, तो हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल समझते हो आप लोग, है ना, अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है। तो ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, और नाम क्या है ए बी सी डी, तो ए बी सी एंड डी, ये ए बी सी डी हमने नाम दे दिया। फिर क्या बोला कि इस पे अंदर एक पॉइंट पी है, इसी रेक्टेंगल के अंदर कोई एक पॉइंट पी है, तो मान लो पॉइंट पी एक यहाँ पे मान लेते हैं, है ना, कहीं पे आप मान सकते हो, इस प्लेन में कहीं पे भी आप मान सकते हो पी। बी एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ रेक्टेंगल देन प्रूव दैट। तो हमें प्रूफ करना है कि पी ए का जो स्क्वायर होगा प्लस पी सी का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर प्लस और पी डी का स्क्वायर, पी डी का स्क्वायर, ये इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। क्या करेंगे हम लोग कि तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, कुछ स्पेशल चीज़ें मान लेंगे। ए पॉइंट को हम लोग ओरिजिन पे रख देते हैं और ए बी को एक्स एक्सिस समझ लेते हैं, ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और इसको हम लोग वाई एक्सिस पे समझ लेते हैं कि ये हमारा ए डी किस पे है, वाई एक्सिस पे है, और ए को हमने ओरिजिन मान लिया, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल है इसके साइड को हम ए लेंथ मान लेते हैं, तो इसका अपोजिट भी ए होगा, और ये अगर बी मान लेंगे तो ये भी बी होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से बी का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा a,0, है ना, और सी का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट। तो ओरिजिन से ये दूरी कितना ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा ए, और इसका हाइट कितना है बी, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट बी हो जाएगा। और अगर डी पॉइंट की बात करें तो पॉइंट डी जो है लाइज ऑन वाई एक्सिस, और जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट इसका हाइट हो जाएगा एक्स एक्सिस से, तो हाइट कितना बी है, ठीक है। अच्छा हमें प्रूफ करना है पी ए स्क्वायर प्लस पी सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी ए स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। क्या करेंगे ऐसे केस में, तो यहाँ पे हम लोग मिला देते हैं, है ना, इस पॉइंट को इस तरह से मिला देते हैं कि पी ए ये हो जाएगा। अच्छा इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको इससे मिला देते हैं पी बी का लेंथ के लिए,
और फिर PD के लेंथ के लिए ये देखना पड़ेगा और PC के लेंथ के लिए ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें PA स्क्वायर, PCA स्क्वायर, PB स्क्वायर, PD स्क्वायर सभी निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग PA स्क्वायर और प्लस PCA स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा LHS है, ये LHS है। तो देखो PA का वैल्यू, तो P और A, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि x1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि y1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस पर रूट देने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पर स्क्वायर है, इस पर क्या है? स्क्वायर है। फिर बीच में प्लस है, PC का स्क्वायर, तो PA रहा और CA रहा, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि x1 माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, और फिर y1 माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y1 माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2a इंटू x1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा y1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू y1 हो जाएगा। ठीक है, इतना निकाल के हम लोग छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, है ना, तो 2x1 का स्क्वायर हो जाएगा, y1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर 2y1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर है, उससे पहले इसको लिख लेते हैं माइनस 2ax1 माइनस 2by1, और इसके बाद a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमने LHS सॉल्व कर दिया, इतना आया। अब RHS सॉल्व करते हैं। तो अब देखो RHS में क्या है? PB स्क्वायर और प्लस PD स्क्वायर। तो बताओ PB स्क्वायर कैसे निकालेंगे? PA रहा और B रहा, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, तो x1 माइनस a का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर प्लस रूट देने की जरूरत नहीं चूंकि इस पर स्क्वायर है। PD का स्क्वायर PA रहा और DA रहा, तो क्या लिखेंगे? x1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि x1 का स्क्वायर होगा, और फिर y1 माइनस b का स्क्वायर, तो y1 माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो यहीं पे डायरेक्ट मैच कर रहा है ना, देख लो आप, यहीं पे डायरेक्ट मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी चलो आपके लिए मैं तोड़ देता हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस y1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, और ये 2ab हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे x1 का स्क्वायर और x1 का स्क्वायर 2x1 का स्क्वायर, फिर प्लस y1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2y1 का स्क्वायर, और माइनस का 2a इंटू x1 माइनस का 2b इंटू y1 और प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो आप देखो LHS और RHS बिल्कुल सेम आ गया, तो हम लोग बोलेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया प्रूव्ड, और ये हमें प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें की हैं। A को ओरिजिन मान लिए, AB को x एक्सिस पे रख दिए, AD को y एक्सिस पे, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो जब भी अगर कोई भी वैल्यू ना दिया रहे तो कुछ इस तरह से आप काम किया करो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। सही है ना, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32, देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, प्रूव एनालिटिकली दैट द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। हमें ये प्रूफ करना है रेक्टेंगल का जो डायगोनल है उसका लेंथ आपस में इक्वल होता है, ये हमें प्रूफ करना है। और कैसे? एनालिटिकली प्रूफ करना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम लोग एक रेक्टेंगल लेंगे, वो भी कैसा रेक्टेंगल? स्पेशल टाइप का, जैसे मैंने अभी लिया था। तो एक रेक्टेंगल ले लेंगे, हमें एनालिटिकली प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं A B C एंड D। अब इसको हमने AB को हमने रख दिया किस पे? x एक्सिस पे रख दिया, और AD को हम रख देंगे किस पे? y एक्सिस पे, और A को क्या मान लिए? ओरिजिन पे, और इसकी लंबाई A, तो इसकी लंबाई A हो जाएगा,
इसकी लंबाई b तो इसकी लंबाई भी b हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सबका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। चूंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a कामा 0 हो जाएगा, चूंकि यहाँ से यहाँ तक लेंथ a है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a कामा b हो जाएगा, और d का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 कामा b हो जाएगा, ठीक है। अब डायगोनल देखो तो डायगोनल, दो डायगोनल होगा, तो आप डायगोनल आप देखो AC, डायगोनल AC का लेंथ कैसे निकलेगा, ये हमारा डायगोनल है AC, हमें डायगोनल का लेंथ इक्वल दिखाना है, तो दिखाते हैं अभी। तो AC का लेंथ कैसे आएगा, तो अंडर रूट, ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है तो A का स्क्वायर और B का स्क्वायर हो जाएगा, तो A का स्क्वायर और B का स्क्वायर होगा, क्योंकि एक पॉइंट ऑरिजिन है। अच्छा, अब दूसरा डायगोनल निकालते हैं, कौन सा, BD निकाल लेते हैं, ये वाला BD, ठीक है। तो BD क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट क्या, 0 माइनस A का स्क्वायर, यानी A का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर b माइनस 0 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, AC इज इक्वल टू BD, तो बोलेंगे सो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, और ये हो गया प्रूव्ड। हमें ये प्रूफ करना था कि रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। बहुत ही आसान था। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया 33 नंबर, है ना, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। अब देखो यहाँ पे प्रूफ करना है 33 में, द प्रूफ एनालिटिकली दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। देखो फिर से वही केस करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। फिर से इस बार रेक्टेंगल की बात हो रही है ना, नहीं स्क्वायर की बात हो रही है, तो हम लोग एक स्क्वायर ले लेते हैं। हम लोग एक स्क्वायर ले लिए, इस तरह से एक स्क्वायर ले लिए। स्क्वायर का मतलब जो सभी साइड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, तो ABC एंड D। क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ एनालिटिकली दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। तो यहाँ भी सेम केस करते हैं, A पॉइंट को हम लोग ओरिजिन पे रख देते हैं, AB को हम लोग x एक्सिस पे मान लेते हैं, और इसको हम लोग y एक्सिस पे मान लिए, ठीक है। अच्छा, तो अब बताओ जरा कि डायगोनल क्या होगा, A से C होगा डायगोनल, ठीक है, और B से D डायगोनल होगा, ये डायगोनल है। तो B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो साइड के लेंथ को A मान लेते हैं, तो ये A है तो ये भी लेंथ A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा, ये हमने मान लिया। तो B पॉइंट हो जाएगा A,0, C पॉइंट हो जाएगा A,A, और D पॉइंट हो जाएगा 0,A, ठीक है। अच्छा, हमें ये प्रूफ करना है कि डायगोनल का स्क्वायर का जो सम होगा वो इक्वल होगा सभी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले डायगोनल का लेंथ निकाल लेते हैं। तो डायगोनल्स कौन सा हो जाएगा, डायगोनल्स है हमारा AC एंड BD। तो देखो यहाँ से AC का लेंथ कैसे निकलेगा, AC तो A ये रहा, C ये रहा, तो AC का लेंथ कैसे निकलेगा, अंडर रूट A स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, है ना, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2A स्क्वायर। तो 2 तो रूट में रहेगा लेकिन A बाहर आ जाएगा, तो रूट 2A आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग BD निकाल लेते हैं। तो BD क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो A आ जाएगा, तो A का स्क्वायर A ही रहेगा, फिर दूसरे वाले का भी A स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा रूट 2A, सही है। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल, हम लोग डायगोनल के स्क्वायर का सम देखते हैं, सही ना। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो AC स्क्वायर बोलेंगे और BD स्क्वायर बोलेंगे। तो ये क्या पढ़ने में आएगा कि डायगोनल का स्क्वायर का सम है, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, AC का स्क्वायर, AC की वैल्यू रूट 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2A स्क्वायर हो जाएगा, और BD की वैल्यू रूट 2 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे 2A स्क्वायर आ जाएगा, सही है ना। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 4A स्क्वायर, सही है। अच्छा, तो ये जो 4A स्क्वायर है ये है क्या,
देखो आप सभी साइड के स्क्वायर को ऐड कर दो तो ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ऐसा अगर निकालें साइड के स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर और प्लस ए डी का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी की वैल्यू ए है तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, सभी का तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा, और ये भी ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे 4a स्क्वायर आ गया। तो हमने क्या देखा, ये भी 4a स्क्वायर ये भी 4a स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ यहाँ पे स्क्वायर की ही बात हो रही थी ना, हाँ डायगोनल ऑफ नहीं रेक्टेंगल की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है, कोई बात नहीं रेक्टेंगल इसको समझ लेते हैं। इसको रेक्टेंगल समझने के लिए यहाँ पे बी लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी बी हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा a,0, ये हो जाएगा a,b हो जाएगा, है ना। हमने इसको स्क्वायर समझ के बना दिया, रेक्टेंगल समझ के बनाना है, ठीक है। तो देखो डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, ए सी का लंबाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, बस यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा हमें, है ना। इसका हम कुछ कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसको भी हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल ए सी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, इस पर स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी डी का स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टोटल आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स निकालते हैं, तो ये ए स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर है 2b स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो आप देखो ये दोनों इक्वल आ गया, तो क्या बोलेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स, है ना। ये दोनों इक्वल हो गया और यही हमें प्रूफ करना था। तो आपने देखा जब भी हमें अगर कोऑर्डिनेट ना दिया रहे एनालिटिकली प्रूफ करना होता है तो हम ये कुछ इस तरह से चीज़ें रखते हैं ताकि हमारा काम आसान कर दें। तो ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। हम लोग अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।